Hello students, today we will continue the topic optical parametric oscillators. So optical parametric oscillators हमने कल भी पढ़ा था एंड थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हमने कल देखा था. ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेशन जो है वो ऑसिलेटर्स जो हैं वो क्यों यूज़ होते हैं, हमने लेज़र्स के बारे में पढ़ लिया है. एंड वी नो दैट द लेज़र्स आर बेस्ड ऑन एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, पॉपुलेशन, इन्वर्जन. आपको पता है लेज़र में जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द एम्पलीफिकेशन which is brought by the stimulated emission. Okay, and the population inversion is achieved between the two energy levels of an uh, atomic system. Okay, and this inversion is used for amplification of the light amplification में ये use होता है. Okay, so इसके विपरीत जो ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर है OPO, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं OPO. सो OPO इज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ लेज़र. ठीक है, बट यूजेस द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन. बट यहाँ पर जो एम्पलीफिकेशन यूज होता है वो ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन बाय फिनोमिनन ऑफ नॉन लीनियर इंट्रैक्शन इन अ क्रिस्टल. जो हम अभी नॉन लीनियर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसी में जो नॉन लीनियर इंट्रैक्शन हो रहा है क्रिस्टल का, उसके द्वारा जो फिनोमिनन हो रही है उससे ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन होता है. ठीक है, वो ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस जो है वो यूज़ होती है ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर से. तो इस तरीके से ये सिंपल लेज़र से जो है डिफरेंट इस तरीके से है. ठीक है, एंड बिकॉज नो एनर्जी लेवल्स आर इन्वॉल्व इन द एम्पलीफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स का कोई यूज़ नहीं है एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में. सो इट इज़ पॉसिबल टू ट्यून दीज लेजर्स ओवर अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. इसलिए हम एक बहुत बड़ी रेंज वेवलेंथ्स की ट्यून कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस OPOs. ऑप्टिकल पैरामेट्रिक ऑसिलेटर की हेल्प से हम एक बहुत वाइड रेंज जो है वेवलेंथ्स की वाइड रेंज को हम लेजर्स को क्या कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं. ओके, सो in the OPOs, the pump is another laser which is used to pump a non-linear crystal. यहाँ पर जो ये पंप है वो एक अनदर लेज़र की तरह वर्क करेगा इस OPO में. ठीक है, एंड इट इज़ यूज टू पंप अ नॉन लीनियर क्रिस्टल. नॉन लीनियर क्रिस्टल को जो है वो पंप करने के लिए यूज़ होता है विद इन रेजोनेट cavity, and the non-linear interaction in the crystal leads to the conversion of pump laser into two waves. नॉन लीनियर जो इंटरेक्शन होता है क्रिस्टल के अंदर, उसकी वजह से जो है पंप लेज़र जो है वो टू वेव्स में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और नई वेवलेंथ को जो है जनरेट करता है, जैसे कि हमने पढ़ा है. सो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ सिग्नल एंड इडलर मस्ट इक्वल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पंप. तो कंजर्वेशन से, बाय एनर्जी कंजर्वेशन से हम जानते हैं कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो होनी चाहिए सिग्नल एंड इडलर की, वो इट मस्ट इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पंप. सो दस द signal and idler have wavelengths that are larger than the wavelength of the pump. तो जो सिग्नल और इडलर की जो वेवलेंथ है वो जो वेवलेंथ होगी पंप की उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमने E1 + E2 = E3 पढ़ा था. एंड यहाँ जो है ये hc/λ1 + hc/λ2 = hc/λ3. ठीक है, या फिर hc से hc कैंसिल हो जाएंगे सारे. 1/λ3 = 1/λ1 + 1/λ2. ओके, तो ये जो टर्म है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा इस λ3 से. सो द मेन अट्रैक्शन इन OPO ये जो यूज़ होता है क्यों होता है, बिकॉज इन एन OPO इट इज़ पॉसिबल टू अचीव अ ट्यूनेबल आउटपुट. एक ट्यूनेबल आउटपुट को हम जो है अचीव कर सकते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल हियर. सो दैट्स वाई इज दिस OPO इज़ वेरी वेरी यूजफुल. दस स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेज़र विच इमिट्स इन विजिबल स्पेक्ट्रम. तो अगर हम लेज़र जो कि हम देख रहे हैं कि लेज़र भी विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें मिल रही है, तो हम OPO का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, OPO का यूज़ करके ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इस विजिबल स्पेक्ट्रम को किस में चेंज कर दें, इंफ्रारेड रीजन स्पेक्ट्रम के. इंफ्रारेड रीजन स्पेक्ट्रम में जो है हम
चेंज करते हैं ट्यूनेबल आउटपुट, क्योंकि हमें ट्यूनेबल आउटपुट चाहिए। तो हम विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर हमें चाहिए कि हमें एक इंफ्रारेड रीजन में चाहिए स्पेक्ट्रम, तो हम एक ओपीओ का यूज़ करके ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो इन पैरामेट्रिक फ्लोरेसेंस an input light wave at a frequency omega p splits spontaneously into light waves at new frequencies omega s and omega I. ओके, तो ये जो है वो इन पैरामेट्रिक फ्लोरेसेंस में हमें पता है कि सेकंड हार्मोनिक जनरेशन में क्या होता है, सम एंड डिफरेंस फ्रीक्वेंसी जनरेशन, ये भी हमने देखा है। इंटेंसिटी डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिक्सिंग ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज, ये भी देखा है। ठीक है, सो इन SHG सेकंड हार्मोनिक जनरेशन एन इंसिडेंट लाइट बीम एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जो इंसिडेंट बीम होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वो इंटरेक्ट करती है मीडियम के साथ, और एक न्यू लाइट वेव जिसकी की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें पता है इसमें ओमेगा जो है इंसिडेंट वेव की फ्रीक्वेंसी है, तो 2 ओमेगा जो होगी वो जो जनरेटेड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, सो इन SHG एन इंसिडेंट लाइट बीम ऑफ frequency omega interacts with the medium and generates a new light wave at frequency 2 omega। यानी कि हम जैसे एक एग्जांपल लें कि रेड लाइट बीम जो है जिसकी की फ्रीक्वेंसी वो 800 नैनोमीटर, सॉरी वेवलेंथ, ठीक है, रेड लाइट बीम जो है जिसकी की वेवलेंथ 800 नैनोमीटर की है, सो वो क्रिस्टल पे एंटर करती है एंड इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ ब्लू बीम ऑफ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर की ब्लू बीम को ये कन्वर्ट करती है। ठीक है, रेड लाइट जो है वो ब्लू बीम में कन्वर्ट होती है। ओके, so in sum and difference frequency generation, two incident beams at frequency omega 1 and omega 2 mix with each other and producing the sum omega 1 plus omega 2 and difference omega 1 minus omega 2 frequencies at the output, ये हमने देखा है। okay, so in parametric fluorescence and input light wave at a frequency omega p, तो हम ये मान रहे हैं कि पैरामेट्रिक फ्लोरेसेंस में ओमेगा पी जो है वो स्प्लिट्स होती है स्पॉन्टेनियसली, किसमें, into light waves at new frequencies omega s and omega I। ओमेगा s और ओमेगा I दो फ्रीक्वेंसीज में जो है ये क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, so this process how this process can be used for optical amplification and to realize coherent source of tunable radiation। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा पैरामीट्रिक एम्प्लीफिकेशन। सो पैरामीट्रिक एम्प्लीफिकेशन क्या है, पैरामीट्रिक एम्प्लीफिकेशन में हमें कुछ इक्वेशंस देखेंगे हम इसमें पैरामीट्रिक एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, सो चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिग्नल एंड इडलर वेव्स, सिग्नल एंड इडलर वेव्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड में अगर हम चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन, यानी कि ऑप्टिक एक्सिस के अबाउट अगर हम चेंज देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सिग्नल ये ES सिग्नल को डिनोट कर रहा है और E जो I है वो इडलर वेव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो DES अपॉन DZ इक्वल्स टू माइनस आइटा KS kappa S and okay, yes, this this is the kappa S EP EI star exponential I minus iota delta KZ and DI upon DEI upon DZ equals to minus KI kappa I EP ES star exponential minus iota delta KZ।
ओके, तो ये सब जो है आपने ये हमने कल जो है लास्ट से लास्ट लेक्चर में जब पढ़ा था फेज मैचिंग, उसके दौरान आपने इक्वेशंस देखी होंगी। सो कापा एस एंड कापा जो ये है आई, इनकी वैल्यूज जो है वो क्या है, ये कापा एस जो है कांस्टेंट है, ठीक है। कापा एस ये है ओमेगा एस डी अपॉन सी एन एस, और कापा आई जो है वो है ओमेगा आई डी अपॉन सी एन आई, ठीक है। ये जो ये ओमेगा एस एंड ओमेगा आई आर दी frequencies of the signal and Idler waves, okay, ठीक है। एंड एन एस एंड एन आई जो है वो रिप्रेजेंटिंग दी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडियम एट द सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड इडलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दीज पैरामेट्रिक एम्पलीफिकेशन में इन इक्वेशंस का कैसे यूज होगा, तो अगर हमने ये चेंज देख लिया है इसमें इन इक्वेशंस में, एंड here we can realize that it is impossible to amplify the signal wave through the non-linear interaction with the pump wave, ठीक है। सिग्नल वेव को जो है वो नॉन लीनियर इंटरेक्शन के थ्रू जो है it is impossible to amplify. For this we consider the incidence of a strong pump wave at frequency omega p and a weak signal wave at frequency omega s on a non-linear इन अ नॉन लीनियर मीडियम, ओके। तो एक हम जो है स्ट्रॉन्ग पंप वेव जिसकी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी है और एक वीक सिग्नल वेव जिसकी की फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस है, उनको हम एक नॉन लीनियर मीडियम में कंसिडर कर रहे हैं। तो वो हम कंसिडर कर रहे हैं कि इंसिडेंट हो रही है किसी नॉन लीनियर मीडियम में, जैसे कि ये फिगर में देख सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग पंप एट ओमेगा पी एंड वीक सिग्नल एट ओमेगा एस, नॉन लीनियर क्रिस्टल पे जो है वो इंसिडेंट होती हुई दिखाई दे रही है। So assuming the electric field EPZ equals to EP0 at the pump frequency to be a constant and independent of Z, तो हम assume कर रहे हैं कि EPZ equals to जो है वो EP0 है पंप फ्रिक्वेंसी पे, और वो क्या है कांस्टेंट होगी एंड इंडिपेंडेंट होगी Z से। तो डिफ्रेंशिएट कर दें अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Z, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारे पास आएगा डी टू ई एस अपॉन डी जेड स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, माइनस आइटा कापा एस ई पी, और क्योंकि ई पी जो है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो ई पी जो आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ई पी ज़ीरो के इक्वल है वो, तो ई पी जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड डी ई स्टार अपॉन डी जेड, डी ई आई स्टार अपॉन डी जेड माइनस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा डेल्टा के जेड, ये भी है। तो फर्स्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इस वाले ये टर्म है, ये वाला टर्म है, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ये, ठीक है। तो डी ई आई फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड टर्म दैट इज माइनस आइटा डेल्टा एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा डेल्टा के जेड, ठीक है। एंड प्लस सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस आइटा डेल्टा के जेड डेल्टा के इंटू डी बाई डी जेड ऑफ दिस होगा, तो ये तो इतना ही रहेगा आई डेल्टा के जेड, ठीक है। तो वहाँ से हमने कॉमन ले लिया है, ये देखो इसमें, तो एक्सपोने ये वाला कॉमन ले लिया टर्म, तो आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ये रह जाएगा अंदर, ठीक है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया एक बार, और इस डी ई आई अपॉन डी जेड हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो डी ई आई स्टार अपॉन डी जेड निकाल सकते हैं कॉन्जुगेट, यानी कि इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे हम, तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो
हम इस इक्वेशन में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जब हम यूज़ करेंगे तो डी टू ई एस अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आईटा कापा एस ई पी, और ब्रैकेट में ये सब इसकी वैल्यू ऊपर से, ऊपर वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, और माइनस दिस, एंड ये जो एक्सपो ई स्टार है इसकी भी वैल्यू जो हमने यहाँ रख दी, ठीक है। तो ये रख करके हमारे पास इसको सॉल्व करके ये आ गया, ये इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास ये आ गई। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारे पास ई एस जेड इक्वल्स टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल गामा जेड प्लस बी ई माइनस गामा जेड इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा डेल्टा के जेड बाई टू। अभी जो गामा है ये गामा की कांस्टेंट है, जिस इस गामा की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर माइनस डेल्टा के बाई फोर, डेल्टा के स्क्वायर बाई फोर का अंडर रूट, और जी स्क्वायर जो है वो कितना है, कापा एस इंटू कापा आई इंटू ई पी का मॉड का स्क्वायर। So substituting the solution for Ez in equation फर्स्ट में हम Ez सॉल्यूशन को जो है, अगर ये जो Ez का सॉल्यूशन हमने निकाला इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे जब ये यहाँ, ठीक है, तो हमें मिलेगा ये इक्वेशन। So we obtain the solution for the variation of EI with Z। तो EI का जो है वो Z के साथ वेरिएशन जो है हमें ये मिल गया, ठीक है। So basically we are solving the equations for the signal and idler, ठीक है। सिग्नल एंड इडलर के लिए जो है हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। और ये जो पैरामीट्रिक प्रोसेस है जिसमें कि पंप जो है वो ओमेगा पी फ्रीक्वेंसी पे इंटरेक्ट कर रही है, और एक वीक सिग्नल जो कि ओमेगा एस है, ठीक है, वो नॉन लीनियर क्रिस्टल से जो है क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड ये क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं सिग्नल वेव, ठीक है, अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं तो। सो दिस एम्पलीफिकेशन प्रोसेस कैन बी यूज टू अचीव अ सोर्स ऑफ कोहेरेंट रेडिएशन, ठीक। सो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 जो है ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन 3, दिस एंड दिस। So equation 3 and equation 4 describe the evolution of the signal and idler waves as they propagate through the non-linear medium, ठीक है। सो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं सिग्नल और इडलर वेव्स की उत्पत्ति को, ठीक है, कि सिग्नल और इडलर वेव्स जो हैं कैसे जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है, बिकॉज दे प्रोपोगेट थ्रू द नॉन लीनियर मीडियम। एज दे प्रोपोगेट थ्रू द नॉन लीनियर मीडियम, तो इवोल्यूशन ऑफ द सिग्नल एंड इडलर वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन 3rd and 4th। Okay, so constants A and B are to be determined from the initial conditions। ये जो constant A and B हैं, यहाँ ये constant A और ये constant B हैं, ये these can be determined by the initial conditions at Z equals to 0। Z equals to 0 पे जो है हम ये initial conditions पे हम क्या करते हैं, A और B को हम solve कर सकते हैं, ठीक है। So इन solution से हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले सकते हैं, हम ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस बता सकते हैं कि हमने इनसे क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो फर्स्ट जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 3, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट कि फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन गामा शुड बी रियल, जो गामा है दैट शुड बी रियल, ठीक है। इफ गामा इज इमेजिनरी द सॉल्यूशन वुड बी ऑसिलेटरी। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन से कि सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए जो गामा की वैल्यू है यहाँ से, सॉरी,
सिग्नल एम्पलीफिकेशन के लिए गामा की वैल्यू जो है वो होनी चाहिए रियल, ठीक है। तो गामा जो है वो रियल होना चाहिए। तो गामा अगर इमेजनरी होगा, ठीक है, अगर गामा जो है वो इमेजनरी हो गया, तो आपको पता है इस इक्वेशन में आपने पढ़ी होगी इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन में अगर जो ये जो गामा है ये कांस्टेंट है जो एक्सपोनेंशियल गामा जेड, ठीक है, तो गामा जो है अगर इमेजनरी हो जाएगा तो सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा, ठीक है, इसलिए इसका रियल होना ज़रूरी है। तो अगर ये जो है रियल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रियल नहीं होगा, इमेजनरी होगा, तो ऑसिलेट करेगा, इमेजनरी जो सॉल्यूशन जो है वो ऑसिलेट करेगा और एम्पलीफाई नहीं करेगा, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिलता है कि जो जी है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए, यानी कि ये जो जी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, तो गामा जो है कब रियल होगा, जब ये जो जी है वो इस सेकंड वाले टर्म से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी कि जी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा के बाई 2, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो टर्म है वो छोटा हो गया इस टर्म से, तो माइनस का टर्म आ जाएगा अंडर रूट में, तो वो क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जी जो है उसकी वैल्यू डेल्टा के बाई 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस वजह से हम ये भी, इससे हम एक और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं कि जो ई पी जो होना चाहिए, ई पी का मॉड का स्क्वायर जो है वो इट शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा के स्क्वायर अपॉन 4 कापा एस 4 कापा आई, okay, so which gives the threshold value of pump electric field required to achieve amplification for a given delta k. So from this we can obtain the threshold value for the intensity of the pump wave for amplification, okay. तो वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी वो मैंने लिखी नहीं है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो होगी एन पी अपॉन 2c म्यू नॉट ई पी मॉड स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी अपॉन 2c म्यू नॉट डेल्टा के मॉड स्क्वायर अपॉन 4 कापा एस कापा आई, ठीक है। सेकंड जो इससे हम सेकंड जो हम इसमें से ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्सिमम गेन इज अचीव्ड व्हेन डेल्टा के इक्वल्स टू 0। मैक्सिमम गेन होगा जब डेल्टा के जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो वो क्या इम्प्लाई करता है कि के पी इक्वल्स टू के एस प्लस के आई, ठीक है। ये डेल्टा के जो है हमने माना था के पी माइनस के एस माइनस के आई, तो डेल्टा के इक्वल्स टू 0 है तो के पी इक्वल्स टू के एस प्लस के आई। सो अब जो दिस कंडीशन इज नोन एज द फेज मैचिंग कंडीशन, ये कंडीशन जो है वो फेज मैचिंग कंडीशन के नाम से जानी जाती है। एंड इक्वेशन दिस इक्वेशन के पी इक्वल्स टू के एस प्लस के आई, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ दी फ्रिक्वेंसीज, तो ओमेगा पी एन पी इक्वल्स टू ओमेगा एस एन एस, वहाँ पे हमने ईटा यूज़ किया होगा, तो यहाँ पर हम एन यूज़ कर रहे हैं दिस, ठीक है। सो द फ्रिक्वेंसीज ओमेगा पी ओमेगा एस एंड ओमेगा आई ऑल्सो हैव टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है कि ओमेगा पी जो होना चाहिए वो ओमेगा एस प्लस ओमेगा आई के इक्वल होना चाहिए, ओके। एंड ये वाली इक्वेशंस जो ये इक्वेशन है जो अभी इससे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, ये देते हैं एक यूनिक सेट ऑफ सिग्नल एंड इडलर फ्रिक्वेंसीज। तो दीज इक्वेशंस गिव्स दिस सिग्नल यूनिक सेट ऑफ सिग्नल एंड इडलर फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, जो कि नॉन लीनियर इंटरेक्शन प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। दूसरी तरीके से भी हम पैरामीट्रिक प्रोसेस को देख सकते हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा पी, और वो जो है 2 फोटॉन्स में डिवाइड हो जाए, स्प्लिट हो जाए, एंड अ सिंगल फोटोन ऑफ एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा एस एंड एन इडलर फोटोन ऑफ एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा आई, ठीक है। सो this can be interpreted as the momentum conservation equation for the photon splitting process. So
in this picture the phase matching condition is nothing but the conservation of momentum. phase matching जो है यहाँ पर वो क्या है, conservation of momentum, ठीक है, for non-linear process. ओके लेकिन ये जो दोनों कंडीशन है कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन जो ओमेगा पी एन पी इक्वल्स टू ओमेगा एस एन एस प्लस ओमेगा आई एन आई जो अभी हमने लिखी थी, एंड ओमेगा पी इक्वल्स टू ओमेगा एस प्लस ओमेगा आई दूसरी इक्वेशन लिखी थी, तो ये दोनों कंडीशन का साथ साथ में सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है, साथ साथ में सेटिस्फाई हो ज़रूरी नहीं हो। तो पैरामेट्रिक एम्पलीफिकेशन के केस में ये अगर दोनों सेटिस्फाई ऐसा होता है, तो अगर ऐसा नहीं होता है कि दोनों सेटिस्फाई ना हो तो तब पैरामेट्रिक एम्पलीफिकेशन विल नॉट टेक प्लेस, ठीक है। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दी टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फेज मैचिंग हैव बीन डेवलप्ड विच इंक्लूड्स दी बायरेफ्रेंजेंस फेज मैचिंग एंड क्वासी फेज मैचिंग, ठीक है। बायरेफ्रेंजेंस फेज मैचिंग एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल जो है, इनको यूज़ किया जा सकता है दो कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। तो ये हमने कल पढ़ा था कि फेज मैचिंग कैसे अचीव की जा सकती है, तो वही है ये, ठीक है, कि कैसे जो है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो इसका एग्जांपल ये है कि जैसे लिथियम नाइट्रेट है, लिथियम नाइट्रेट वो एक एनाइसोट्रोपिक यानी यूनिएक्सियल क्रिस्टल है, दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके क्रिस्टल में एनी गिवन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, for any given direction of propagation, the propagation constant of the wave depends on the polarization state of the light wave, okay. So by choosing appropriate polarization states of the pump, signal and idler, it is possible to satisfy the two conditions simultaneously. तो हम जो है इस तरीके से पोलराइजेशन, अप्रोप्रिएट पोलराइजेशन स्टेट्स को चूज़ करके पंप, सिग्नल और इडलर, इनकी जो पंप, सिग्नल एंड इडलर की जो अप्रोप्रिएट पोलराइजेशन स्टेट्स हैं, उनको चूज़ करके हम दोनों कंडीशंस को, जो हमने दोनों इक्वेशंस बताई थी अभी, उन दोनों कंडीशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो हम इसमें से ऑब्जर्वेशन देख रहे थे अभी, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है इसमें कि फेज मैचिंग, हम अगर एज्यूम कर लें कि फेज मैचिंग कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, एंड टू ऑब्टेन दी गेन कोफिशिएंट ऑफ द एम्पलीफायर, ठीक है। तब फिर से हम एक चीज़ और एज्यूम कर लेते हैं कि एट जेड इक्वल्स टू 0 सिग्नल एंड इडलर फील्ड्स जो हैं वो गिवन बाय दिस इक्वेशन, ई एस जेड इक्वल्स टू 0, दिस इज़ फॉर सिग्नल एंड दिस इज़ फॉर इडलर वेव, ठीक है। तो सिग्नल और इडलर वेव के लिए अलग अलग हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान सकते हैं। सो जो इनको सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे अगर, ठीक है, तो हम जो है we can obtain the values of the constant a and b, ओके। तो तब हम सॉल्यूशन करेंगे और फिर लास्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आती है, ई आई स्टार जेड इक्वल्स टू आई अंडर रूट ओमेगा आई एन एस अपॉन ओमेगा एस एन आई एंड ई एस 0 इंटू साइन हाइपरबोलिक जी जेड, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करके आता है, मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, बट हमें कोर्स जल्दी जल्दी अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाना भी है। सो दिस इक्वेशन शोइंग द जनरेशन ऑफ द इडलर अलॉन्ग विद द एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल, यानी कि सिग्नल का एम्पलीफिकेशन के साथ साथ एक इडलर वेव भी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। दस इन दिस केस द एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल इज अकम्पेन्ड बाय द जनरेशन ऑफ द इडलर वेव, ठीक है। तो इस केस में जो है वो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो रहा है एक इडलर वेव की जनरेशन के साथ, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल पैरामीट्रिक ऑसिलेटर जो था, उसमें हमने कल सिंगली रेजोनेंट ऑसिलेटर भी थोड़ा देख लिया था,
बट अगर इसको पढ़ाना होगा तो मैं इसको इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।